हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 28वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खुशी अगुनी के पास आए और बोली, क्या तुम काम करना चाहते हो? अगुनी कंफ्यूज हो गया। वो बोला, मैं कुछ समझा नहीं। खुशी ने कहा, नौकरी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास ना पैसे हैं, ना घर है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, वरना तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगुनी थोड़ा चुप रहा, कुछ बोला नहीं। उसे वैसे भी कहाँ सर्वाइव करना था। वो तो बस जल्द से जल्द डीडी तक पहुंचना चाहता था, ताकि फिर उसे पकड़कर डॉक्टर ब्लैक के सामने ले जा सके। पर अगुनी इतना तो समझ गया था कि इतना आसान नहीं होगा डीडी तक पहुंचना। जब तक वह डीडी तक पहुंच नहीं जाता, उसे रहने का ठिकाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए और हाँ, उसे ढूंढने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। अगुनी खुशी से बोला, नौकरी, और ये कहाँ मिलेगी मुझे? खुशी ने कहा, मेरे पास। अगुनी कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ समझा नहीं। खुशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं कौन हूँ। मैं लोगों को नौकरी देने का काम करती हूँ, तुम मेरे पास नौकरी कर सकते हो। इस बात पर अगुनी ने कुछ सोचा और कहा, पर तुम मुझे बिना वजह नौकरी क्यों देना चाहती हो? खुशी ने जवाब दिया, बिना वजह नहीं। मैंने कहा ना, तुमने मेरी मदद की, सिर्फ इसलिए। इस बात पर अगुनी थोड़ा सोच में पड़ गया। जरूरत थी नौकरी की, वह मना नहीं कर सकता था। तो उसने कहा, ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? खुशी ने अगुनी से कहा, तुम कल सुबह मेरे ऑफिस में आना, वहां पर तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद खुशी ने अपना कार्ड निकालकर अगुनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह मेरा कार्ड है, इसे रख लो। फिर उसने कुछ पैसे भी निकाले और अगुनी को दिए, और यह कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। अगुनी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। खुशी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, इस दुनिया में माँ लक्ष्मी और श्री कुबेर जी को छोड़कर पैसों की जरूरत हर इंसान को है। रखो इसे, कल सुबह मेरे ऑफिस में मिलते हैं। अगुनी ने चुपचाप पैसे और कार्ड ले लिए। उसके बाद खुशी अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। कुछ सेकंड तक अगुनी वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा और फिर वह भी वहां से चला गया। शरण्या स्वयं के घर के बाहर खड़ी हुई थी। पूरा दिन से वह स्वयं के बारे में सोच रही थी कि वह कैसा होगा। उसे चोट लगी थी, अब ठीक होगा या नहीं। ऊपर से स्वयं ने अपने फोन को भी स्विच ऑफ करके रखा है, तो उसे थोड़ी टेंशन हो गई थी। वह थोड़ा डेस्परेट होकर बेल बजा रही थी। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये सोचते हुए शरण्या ने फिर से बेल बजाई। स्वयं ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे बस करो भाई, तोड़ ही दोगे क्या? अचानक से शरण्या और स्वयं ने एक दूसरे को देखा। शरण्या ने देखा कि स्वयं ने बाथरोब पहना हुआ है। क्या वह अभी अभी नहा कर निकला है? हाँ, शायद। उसके हल्के गीले बाल बता रहे थे। वह अभी अभी नहाया है और उसके बॉडी से बॉडी वॉश की खुशबू यहाँ तक आ रही है। शरण्या की नज़र स्वयं के सीने पर और उसके सिक्स पैक्स पर गई, क्योंकि बाथरोब आगे से खुला हुआ था। वो बस कुछ सेकंड के लिए देखते ही रह गई। मानना पड़ेगा, स्वयं की बॉडी लाजवाब है, कोई देख ले तो नजरें चिपक ही जाएं। शरण्या को अपनी बॉडी को ऐसे घूरते हुए देखकर स्वयं ने अपनी आईब्रोज उठाए और कहा,
अब ठरकी कौन हो रहा है, शरण्या मैडम? कुछ ज्यादा ही ताड़ने लगी हैं आप मुझे। ये सुनकर शरण्या होश में आई। अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोली, बकवास मत करो। कहाँ थे तुम सुबह से? फोन करके अपना हाल चाल देना तो दूर की बात, ऊपर से फोन स्विच ऑफ करके बैठे हो। तुम पागल हो गए हो क्या? स्वयं ने शरण्या को अंदर आने का रास्ता दिया। शरण्या अंदर आए और स्वयं ने दरवाजा बंद करके हॉल की तरफ जाते हुए कहा, आपको मेरी बड़ी फिक्र हो रही है, दरोगा मैडम। मैंने फोन बंद क्या कर दिया? आप इतनी बेचैन हो गईं कि मुझे देखने के लिए मेरे घर तक चली आई। उसके बाद स्वयं आराम से सोफे पर बैठ गया। शरण्या स्वयं से बोली, क्या तुम कभी भी जिंदगी में सीरियस हो सकते हो? स्वयं ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, सीरियस? माय फुट, जिंदगी है ही कितनी बड़ी सीरियस होने के लिए। उसके बाद शरण्या स्वयं से बोली, अच्छा, खाना खाया तुमने? दवाइयाँ तो टाइम से ले ली थी ना? अब तुम्हारा जख्म कैसा है? स्वयं ने जवाब दिया, हाँ, वह बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। लेकिन अभी तक खाना खाया नहीं है, बस ऑर्डर ही करने वाला था। क्या तुम पिज्ज़ा खाओगी? ये सुनकर शरण्या थोड़ा हैरान होकर बोली, पिज्ज़ा? आर यू सीरियस? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर का खाना कैसे खा सकते हो? स्वयं ने हल्का सा कंधा उठाते हुए कहा, क्योंकि मैं बना नहीं सकता। मेरे हाथ में दर्द है ना, कंधे पर गोली लगी है मुझे। अब तुम्हें तो इतनी शर्म है नहीं कि तुम्हारे चक्कर में मुझे गोली लगी। तो कम से कम यहाँ पर आकर मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, मेरा ख्याल रखो और थोड़ा प्यार करो। यह आखिरी वाली लाइन स्वयं ने बड़ी नटखट सी मुस्कान के साथ कही, जिससे शरण्या की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन स्वयं की बात में दम था। उसके लिए उसने गोली खाई है, तो उसका थोड़ा खाना पीना और ख्याल तो उसे रखना चाहिए था। शरण्या ने कहा, ऑलराइट, बाहर से मत मंगाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये सुनते ही स्वयं की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, क्या सचमुच तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? तुम्हें आता है बनाना? शरण्या ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाए और कहा, क्यों नहीं बना सकती? स्वयं ने कहा, अब मुझे क्या पता, मुझे कौन सा तुमने बना कर खिलाया है। बस जिस तरह की तुम्हारी पर्सनालिटी है, लगता नहीं कि तुमने किचन की कभी शक्ल भी देखी होगी। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि गैस चूल्हा क्या होता है, पैन क्या होता है, कुकर कढ़ाई क्या होती है। शरण्या अपनी आंखें रोल करती है और किचन की तरफ चली जाती है। इस बेवकूफ़ आदमी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसकी ऐसी बातें हमेशा शरण्या का खून उबाल देती थीं। वो किचन में जाकर बोली, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या खाना है? स्वयं उठकर किचन की तरफ आया और वहां पर लगी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, प्यार से कुछ भी खिला दो मेरी जान, तुम्हारे हाथों से तो जहर भी खा लूंगा। स्वयं की बात सुनकर शरण्या ने अपना हाथ टेबल पर थोड़ा जोर से मारा और कहा, एक तो तुम मुझसे इस तरह से बात मत किया करो, तमीज से बात किया करो, समझे? स्वयं बेचारा मासूम बनाकर बोला, समझ गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शरण्या इरिटेट हो जाती है, इस आदमी को बस मौका चाहिए फ्लर्ट करने का, हद है यार। उसके बाद शरण्या खाना बनाना शुरू कर देती है। स्वयं चुपचाप बैठा हुआ था, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक नटखट सी चमक के साथ। वह शरण्या को बस देखे जा रहा था। शरण्या ने जब नोट किया तो कहा,
अब यहीं पर खड़े होकर मुझे घूरते रहोगे तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अगर नमक मेरे से ज्यादा हो गया तो फिर उछलते फिरोगे। तो जाकर हाल में बैठ जाओ। खाना जब तैयार हो जाएगा तो मैं बुला लूंगी तुम्हें। स्वयं ने कहा, क्यों? अगर मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहा तो क्या तुम नर्वस हो जाओगी? शरण्या ने घूरकर स्वयं की तरफ देखा। स्वयं ने दोनों हाथों को हवा में उठाकर सरेंडर करने का इशारा किया और चुपचाप कुर्सी से उतरकर हाल की तरफ चल दिया। शरण्या ने एक इरिटेशन से भारी गहरी सांस ली और अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर में उसने खाना तैयार किया और टेबल पर लगा दिया। वह स्वयं से बोली, आ जाओ, खाना तैयार है। स्वयं आराम से चलता हुआ आया और वहां पर बैठकर खाने की खुशबू लेने लगा। क्या बात है, इसकी खुशबू तो लाजवाब है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। इस बात पर शरण्या हैरान होकर बोली, क्या मतलब मेरे जैसी? मेरे अंदर से तुम्हें मसाले की खुशबू आती है। स्वयं ने रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ बोल दिया, तो तुरंत बात को बदलते हुए कहा, अरे नहीं, मतलब मुंह में पानी आ जाए ऐसी खुशबू। ये लाइन जब स्वयं ने बोली तो शरण्या समझ गई कि वह चाहे जितना भी दीवार पर सिर मार ले, यह आदमी अपनी फ्लर्ट करने की हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसलिए वह चुपचाप बैठ गई। उसने स्वयं की प्लेट में खाना डाला और फिर उसके खाने का वेट करने लगी। लेकिन स्वयं बैठा रहा, उसने खाना नहीं खाया। शरण्या ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाए और कहा, क्या? खाओ, देख क्या रहे हो? स्वयं ने अपने होठों को बाहर निकालकर रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे गोली लगी है ना। बहुत दर्द हो रहा है कंधे में। मेरा हाथ उठ नहीं रहा। तुम अपने हाथों से खिला दो ना। ये सुनकर शरण्या हैरान हो गई। क्या मतलब है अपने हाथों से खिला दो? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, क्या वह काफी नहीं है? अब तुम्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। स्वयं ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें गुस्सा क्यों कर रही हो और एहसान नहीं कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ है। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे कंधे पर गोली लग गई। अब मेरी जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी चाहिए ना। यू शुड टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वयं की बात सुनकर शरण्या ने इरिटेट होकर अपने मन में सोचा, इससे अच्छा तो वो गोली मुझे ही लग जाती। क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? उसने गहरी सांस ली। स्वयं ने अपना मुंह खोला, इस इशारे से कि अब मुझे खाना खिलाओ। शरण्या समझ गई कि ये नहीं मानेगा, इसलिए उसने चुपचाप खाना उठाकर स्वयं को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। और स्वयं होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बड़ी ही अमेजिंग तरीके से शरण्या को देखता रहा और खाना खाता रहा। जिस आदमी ने इतना बड़ा कंटेनर उठा लिया वो अब एक निवाला उठाने में नाटक कर रहा है। कंटेनर से याद आया, शरण्या को उस बारे में भी स्वयं से बहुत सवाल करने थे, पर पहले जरा उसके अंदर खाना ठूसना है। बर्तन वॉश करने के बाद अपने हाथों को कपड़े से साफ करते हुए शरण्या किचन से बाहर निकली। स्वयं आराम से हाल में बैठा हुआ था, सोफे पर। शरण्या स्वयं के पास आकर बोली, ओके, अब तुम्हारा खाना हो गया, तो क्या हम बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं? स्वयं ने शरण्या की तरफ देखा। शरण्या सोफे पर बैठते ही वाली थी कि तभी अचानक स्वयं ने कहा, एक मिनट, एक मिनट। उसने इतना ही कहा कि शरण्या बीच हवा में ही रह गई, मतलब न वह सीधी खड़ी थी, न सोफे पर बैठी थी। वह बीच में लटक रही थी। स्वयं ने अपनी उंगली से शरण्या को खड़ा होने का इशारा किया।
कंफ्यूज होते हुए वह सीधी खड़ी हो गई। स्वयं ने कहा, अभी क्या बैठकर बातें करनी है तुम्हें? अभी बहुत सारा काम है यहाँ पर करने के लिए। पहले वह काम खत्म करो, बातें बाद में होती रहेंगी। स्वयं की बात सुनकर शरण्या की आईब्रोज हल्की सी कूद गईं। वो कंफ्यूज लग रही थी। उसने कहा, अब और कौन सा काम रह गया है तुम्हारा? स्वयं ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और कहा, अभी तक तुमने सिर्फ खाना बनाकर मुझे खिलाया है। घर में और भी बहुत सारा काम है। देखो, मेरा घर कितना फैला पड़ा है, कितना गंदा हो गया है। उसकी सफाई करनी है। मेरे सारे कपड़े मैले हो गए हैं, उनको धोना है। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। इसलिए तो देखो, सुबह से बाथरोब में घूम रहा हूँ। स्वयं की बात सुनकर शरण्या के एक्सप्रेशंस थोड़े से कड़क हो गए। वह कहती है, आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारे घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, जो तुम्हारे घर के सारे काम करूँगी। अब क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर की सफाई करूँ, तुम्हारे गंदे कपड़े धोऊं? सीरियसली? स्वयं ने तुरंत अपने हाथ को ऊपर उठाकर रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से मैंने गोली न खाई होती, तो आज मैं अपने काम खुद अपने हाथों से कर लेता। क्या ये एहसान चुका रही हैं तुम मेरा? इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? स्वयं की बात सुनकर शरण्या अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई। उसका मन कर रहा था इस आदमी का मुंह तोड़ने का, और यह बार बार क्या बोल रहा है कि तुम्हारे लिए गोली खाए। हाँ, तो क्या उसने बोला था गोली खाने के लिए? क्यों आया आगे? लगने देता उसे गोली। एक गोली खाने के बाद दुनिया भर का टॉर्चर कर रहा है उसके ऊपर। शरण्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक गहरी सांस ली और हल्का सा सर हिलाकर कहा, ऑल राइट। उसके बाद वो वहां से चली गई। स्वयं आराम से अपने हाथ में वीडियो गेम का रिमोट लेकर सामने स्क्रीन पर चल रहे वीडियो गेम को एंजॉय कर रहा था। हंस रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, चेहरे पर एक चमक थी। शरण्या सफाई करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, अब इसके हाथ में कोई दर्द नहीं हो रहा। बड़े मजे से खेल रहा है और यहाँ मेरी बैंड बजा के रखी है। मैं आई ही क्यों इससे मिलने के लिए। इरिटेट होकर वह घर के काम करती रही। झाड़ू, पोछा, बर्तन, क्लीनिंग, डस्टिंग, सारी सफाई कंप्लीट करने के बाद फाइनली वह बॉडी थक गई। उसने इतना काम कभी नहीं किया जिंदगी में। उसने अपने कंधों और हाथों को थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर स्वयं के पास आकर बोली, ऑल राइट, हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट। क्या अब हम बात कर सकते हैं? ये बोलकर शरण्या फिर से बैठने लगी कि स्वयं ने उसे फिर से बैठने से पहले बीच में ही रोक दिया। अरे, अभी कहाँ बैठ रही हो तुम? शरण्या फिर से बीच हवा में ही लटक गई। स्वयं ने कहा, उठो उठो। इरिटेट होकर शरण्या सीधी खड़ी होकर बोली, अब क्या? कर दिया ना तुम्हारा काम? स्वयं ने कहा, शायद तुम्हें ठीक से सुना नहीं। मेरे कपड़े मैले हैं, उनको कौन धोएगा? शरण्या अपने दांत पीसते हुए बोली, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। स्वयं ने फिर से अपना हाथ ऊपर उठाया और रोने जैसी शक्ल बना ली। उसके इशारे को समझकर शरण्या को और गुस्सा आया, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए उसने सोफे पर जोर से लात मारी और उसके बाद वहां से चली गई। शरण्या की ऐसी हालत देखकर स्वयं को हंसी तो बहुत आ रही थी और बहुत मजा भी आ रहा था। वो फुल एंजॉय कर रहा था।
शरण्या ने घर के अलग अलग हिस्सों और स्वयं के बेडरूम से सारे गंदे कपड़े उठाए और फिर बाथरूम की तरफ ले गई, जहां वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। उसने वॉशिंग मशीन को खोलकर उसमें कपड़े डालना शुरू किया। उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर डाला। तभी स्वयं अचानक बाथरूम में आ गया। शरण्या को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शरण्या इरिटेट हो रही थी, पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया और अपने काम में लगी रही। वह जैसे ही पलटी, उसने देखा कि उसे स्वयं ने अपने बाथरोब को खोलना शुरू किया और कमोड के पास खड़ा था। शरण्या ने जैसे ही महसूस किया वो क्या कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने चेहरे को पलट कर खड़ी होकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? तभी अचानक उसे बाथरूम की आवाज आने लगी। स्वयं ने कहा, क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? बाथरूम कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। शरण्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। इस पर स्वयं ने जवाब दिया, हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? अब मुझे लगी थी तो मैं बाथरूम तो करूँगा ना, इसे अंदर रोककर थोड़ी ना बैठा रहूँगा। शरण्या ने गहरी गहरी सांस लेना शुरू किया। उसे ऐसे देखकर स्वयं को अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। बाथरूम करने के बाद उसने अपने हाथ धोए और उसके बाद अपने बाथरोब से पोंछता हुआ बाहर हाल में आ गया। शरण्या बाकी छोटे मोटे काम में लग गई और स्वयं आराम से बैठकर उसे देखता रहा। उसके बाद शरण्या ने कपड़े निकाले और उन्हें बालकनी में जाकर धूप में सुखा दिया। उसके बाद वह फिर से अंदर की तरफ आई। स्वयं के बेडरूम में आकर उसके बिस्तर पर चादर वगैरह बदलने लगी। थोड़ा सा उसका बेडरूम ठीक करने के बाद वह जैसे ही जाने के लिए वापस मुड़ी, वैसे ही अचानक किसी के सीने से टकरा गई। स्वयं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। शरण्या एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि उसने स्वयं के वहां पर होने की उम्मीद नहीं की थी। स्वयं आंखों में एक अलग ही चमक के साथ उसे देख रहा था। शरण्या थोड़ा हिम्मत करते हुए बोली, यह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया है। इस बात पर स्वयं हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने कदमों को शरण्या की तरफ बढ़ाने लगा। अचानक उसके पास आने से शरण्या को थोड़ा अजीब लगने लगा। थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी तो वह अपने कदमों को पीछे लेने लगी। पीछे चलते चलते वह दीवार से टकरा गई और सीधी होकर खड़ी हो गई। स्वयं बिल्कुल उसके सामने था। उसका बाथरोब खुला हुआ था। उसके सिक्स पैक और मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रहे थे। स्वयं के बाल उसके माथे पर आ रहे थे और आंखों में एक अजीब सा नशा था। वह काफी आकर्षक लग रहा था। शरण्या स्वयं की आंखों में देखती रही। स्वयं ने शरण्या से कहा, थैंक यू। आज तुम पुलिस थाने की दरोगा मैडम की बजाय एक बहुत ही क्यूट हाउसवाइफ लग रही हो। मेरे घर को संवारने के लिए शुक्रिया। शरण्या थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। वह बगल से जाने के लिए निकलने वाली थी, पर वहां स्वयं ने अपना हाथ रख दिया। वह दूसरी तरफ से जाने वाली थी कि वहां पर भी स्वयं ने अपना दूसरा हाथ रख उसे अपने हाथों के बीच में दीवार से लगाकर कैप्चर कर लिया। वह बिल्कुल उसके हाथों में ब्लॉक हो गई थी। स्वयं उसके इतना नजदीक था कि शरण्या की धड़कन तेज हुए बिना नहीं रह पाई। उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं हल्का सा मुस्कुराकर शरण्या के करीब आया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? स्वयं की इतनी मदहोशी भरी आवाज सुनकर शरण्या की धड़कनें और भी ज्यादा जोर जोर से शोर मचाने लगीं। स्वयं अपने चेहरे को शरण्या के करीब लेकर आया, बहुत ज्यादा करीब।
उसे अपने गालों पर स्वयं की गर्म सांस महसूस हो रही थी। शरण्या ने दीवार पर अपने हाथों को रखकर मुट्ठियों को जोर से बंद कर लिया। वो काफी नर्वस हो रही थी, पर उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। शरण्या ने कहा, मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो तुम? स्वयं धीरे से शरण्या के करीब आया और अपनी नाक को उसके गर्दन और चेहरे पर हल्का सा घुमाते हुए उसके कान के पास आकर मदहोशी से भरी आवाज में बोला, तुम्हारे अंदर की औरत को कुछ खूबसूरत एहसास देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मुझे जोर से धक्का देकर अपने आप से अलग कर सकती हो। शरण्या की आंखें बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थीं। स्वयं धीरे धीरे अपने होठों को शरण्या की गर्दन पर ले आया और बहुत हल्का हल्का किस करने लगा। शरण्या बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसकी सांस अंदर ही अटक रही थी। उसकी पलकें इतनी भारी हो गई थीं कि खोल पाना मुश्किल हो रहा था। स्वयं ने शरण्या के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उन्हें दीवार से लगाया और धीरे से शरण्या की गर्दन और कंधे पर बहुत हल्के हल्के किस करने लगा। शरण्या की धड़कनें और उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई थीं। स्वयं ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे किस किया। शरण्या चाहती तो उसे धकेलकर अपने आप से दूर कर सकती थी, पर पता नहीं क्यों उसकी बॉडी जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं न कहीं दिल की गहराइयों से उसका शरीर इस टच को काफी एंजॉय कर रहा था। शरण्या को जब कुछ भी न करते हुए और चुपचाप आंखें बंद करके अपने टच को महसूस करते हुए स्वयं ने देखा, तो उसके होठों पर एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वो अपने चेहरे को शरण्या के चेहरे के करीब ले आया और उसके माथे पर अपना माथा रख दिया। शरण्या चुपचाप खड़ी रही। स्वयं शरण्या से बोला, मैं जानता हूँ कि मेरा टच तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है, शरण्या। इस दुनिया में हर औरत की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। तुम्हारी भी हैं। बस तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बन गई हो अपने आप को लेकर। हर औरत के अंदर जो मासूमियत होती है, वो तुम्हारे अंदर भी है। तुमने उसे कहीं दबा दिया, छुपा दिया है। सिर्फ एक बार के लिए अपने अंदर की दरोगा मैडम को शांत करके और शरण्या को बाहर आने का मौका दो। उसे महसूस करने दो कि जज्बातों में बह जाना क्या होता है। सारे बैरियर्स को तोड़कर अपने अंदर की इच्छाओं के साथ बह जाना क्या होता है। ट्रस्ट मी, तुम्हें जिंदगी के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा। शरण्या कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप खड़ी रही। उसका सीना बड़े तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकों को उठाकर स्वयं की आंखों में देखा, जो उसे इस नज़र से देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही उसे पी जाएगा। शरण्या अपना सलाइवा गटक लेती है। उसके अंदर कुछ था जो स्वयं को दूर धकेलकर अलग हो जाना चाहता था, लेकिन कुछ और भी था जो इस मोमेंट को शायद चलने देना चाहता था। शरण्या की आंखों में इस कंफ्यूजन को देखकर स्वयं ने हल्के से उसके होठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। तुम भी एक औरत हो। तुम्हारे अंदर भी डिजायर्स हैं। तुम्हारे शरीर की भी ज़रूरतें हैं। उन्हें इतना मत दबाओ। आज मैं तुम्हें एक औरत होने का एहसास देना चाहता हूँ, जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। शरण्या बस चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि वह अपनी धड़कनों को साफ साफ सुन सकती थी। गले से कोई भी शब्द लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निकल रहा था।
और अगले ही पल उसके होठों पर स्वयं ने अपने होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब शरण्या ने अपने होठों पर किसी का टच महसूस किया। स्वयं के होंठ बहुत ठंडे थे, शरण्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसके नाजुक से शरीर पर स्वयं का पहाड़ जैसा शरीर था, जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। स्वयं जबरदस्ती नहीं कर रहा था। अगर वह चाहती तो उसकी बाहों से आज़ाद हो सकती थी, पर पता नहीं क्यों हो नहीं पा रही थी। उसके अंदर बैटल चल रही थी, दरोगा मैडम और शरण्या के बीच में। पर ऐसा लग रहा था जैसे शरण्या ये बैटल जीत रही है। स्वयं अपनी अमेजिंग किसिंग स्किल्स से शरण्या को मदहोश करता गया। उसने इतना अमेजिंग किस किया कि शरण्या ना चाहते हुए भी उसमें बह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को मूव करने लगी। शरण्या का रिस्पॉन्स देखकर स्वयं की हिम्मत और भी बढ़ गई। वह शरण्या के और करीब आकर किस को और भी डीप कर देता है। उसके हाथ धीरे धीरे शरण्या की बॉडी पर घूमने लगे। उसकी कमर, पेट और बाकी जगहों को अपने हाथों से महसूस करता गया। उसकी ठंडी उंगलियां जब शरण्या के कपड़ों के अंदर से उसकी बॉडी को टच करती, तो शरण्या के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर स्वयं के कंधों पर रख दिए। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। शरण्या की सांसें उस वक्त एकदम से अटक गईं और धड़कनें बहुत तेज हो गईं, जब स्वयं का हाथ उसकी बॉडी पर टहलते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स को हल्का सा छूने लगा। शरण्या ने ये सब पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले कभी किसी ने उसे इस तरह से नहीं छुआ था। उसका दिल जोरों से सीने में धड़क रहा था। पैरों के बीच जबरदस्त हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को स्वयं की क्रेविंग हो रही हो। उसके बॉडी के थरथराहट को महसूस करके स्वयं और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। वह शरण्या की बॉडी, उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाते हुए उसे किस करना जारी रखता है। किस के बीच में जब वह उसके पार्ट को सहला रहा था, तो शरण्या के मुंह से आह निकलने लगती है, जिन्हें वह रोकने की कोशिश तो बहुत करती है, पर रोक नहीं पाती। स्वयं के कंधों पर शरण्या की पकड़ मजबूत हो जाती है। शरीर जैसे कड़क सा हो जाता है, सांस बहुत तेज हो जाती हैं। धीरे धीरे स्वयं अपने बाथरोब को बॉडी से अलग कर देता है, ताकि शरण्या अच्छे से उसकी बॉडी को पकड़ सके और महसूस कर सके। स्वयं की बॉडी बहुत मजबूत और मस्कुलर थी, इस बात में कोई शक नहीं था। उसके बॉडी से आ रही महक शरण्या के दिमाग पर छाने लगी थी। ऊपर से स्वयं का किस करना उसके दिमाग को पूरे तरीके से ब्लैंक कर चुका था। होठों पर किस करने के बाद स्वयं अपने होठों को शरण्या के गाल, उसकी चिन, उसकी जॉ लाइन और उसकी गर्दन से सीने की तरफ ले जाने लगता है। शरण्या अपनी आंखें तक खोल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे स्वयं की पीठ पर रखना शुरू किया। इस वक्त वह सब कुछ भूल चुकी थी कि वह क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और न ही इस वक्त वह खुद को जरा भी रोक पा रही थी। स्वयं शरण्या की गर्दन की स्किन को सख्त करने लगता है। एक मीठी सी तेज सेंसेशन के साथ शरण्या को हल्का मीठा सा दर्द होता है, तो उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है। मगर स्वयं उसे छोड़ता नहीं और उसकी स्किन को चूमना जारी रखता है। जल्दी ही उसकी स्किन पर एक खूबसूरत सा लाल लव बाइट का निशान बन जाता है।
इस तरह से स्वयं उसकी पूरी गर्दन पर अपने होठों को फिराने लगता है और प्यार से उसकी स्किन को अपने होठों से सक करने लगता है। शरण्या की पकड़ स्वयं की पीठ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। वो इस वक्त किस हाल में थी, वह खुद नहीं समझ पा रही थी। एक अजीब सा नशा उसकी पूरी बॉडी पर छा गया था, उसके दिमाग पर छा गया था। पैरों के बीच के हिस्से में उसे हल्की वेटनेस महसूस होने लगी थी, उसकी बॉडी थरथरा रही थी और ज्यादा की डिमांड कर रही थी। शरण्या का पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। स्वयं उसे दीवार से लगाकर इसी तरह से किस करता रहा। शरण्या ने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से कोशिश करके अपनी आंखों को खोला। स्वयं उसके बहुत करीब था और उसके हाथ स्वयं की पीठ पर थे। वह स्वयं के होठों की मूवमेंट को अपनी बॉडी पर महसूस करके मदहोश हो रही थी। तभी अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उसके ऊपर दे मारी। वो एकदम से होश में आई और उसका सारा नशा हवा हो गया। वह चौंक गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं जब उसने उनके पीछे लगे हुए आईने में स्वयं की पीठ को देखा। एकदम जब शरण्या के हाथ पीछे हुए तो स्वयं ने उसके चेहरे को देखा। शरण्या की आंखें देखकर स्वयं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने शरण्या की आंखों को फॉलो किया और जैसे ही पीछे देखा, उसके एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे शरण्या के हो गए थे। ओह शिट, लग गए गुरु। स्वयं ने देखा कि पीछे आईने में उसकी पीठ साफ नजर आ रही थी और अब वो समझ गया कि शरण्या इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई। स्वयं के चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस दिखाई देने लगी। उसकी पीठ पर गोली लगने का जख्म तो दूर की बात, उस जख्म का कोई निशान तक मौजूद नहीं था। स्वयं ने अपना स्लाइवा गटक लिया। शिट, इसने देख लिया। इतनी बड़ी चीज को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, अब क्या होगा। शरण्या की आंखों में शौक था। वो स्वयं की तरफ देखती है जो बहुत नर्वस लग रहा था। उसने हैरानी और कोल्डनेस भरी आवाज में पूछा, स्वयं मल्होत्रा, हु आर यू? What are you? शरण्या स्वयं को अपनी कड़क आंखों से देखे जा रही थी। स्वयं ने जब शरण्या को ऐसे खुद को घूरते हुए देखा तो अपना सलाइवा गटक लिया। उसने हिम्मत करके कहा, देखो, मैं आई कैन एक्सप्लेन। शरण्या ने स्वयं के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और जोर से उसे धक्का दिया। स्वयं संभाल नहीं पाया और एकदम से जाकर जमीन पर गिर गया। शरण्या वहां से निकली और सीधा हाल में आई। स्वयं एकदम से जमीन से खड़ा होकर शरण्या के पीछे भागा और चिल्लाया, शरण्या, मेरी बात तो सुनो। शरण्या, रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? लेकिन शरण्या चली गई थी। हाल में आकर वह यहाँ कुछ देखने लगी और सीधा किचन में गई। स्वयं ने जब शरण्या को किचन में जाते हुए देखा तो वह उसके पीछे गया। वह बर्तन यहाँ वहाँ गिरा रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। स्वयं ने कहा, शरण्या, क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी अचानक शरण्या ने एक चाकू देखा। उसने चाकू को उठाया और स्वयं की तरफ देखा। स्वयं अचानक थोड़ा घबरा गया। उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। इसने चाकू क्यों उठाया? क्या वह मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर हमला करने वाली है? ओ गॉड! स्वयं कुछ भी सोच समझ पाता उससे पहले शरण्या ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली पर चाकू रखकर उसे तुरंत खींच दिया। यानी स्वयं की हथेली पर कट लग गया। दर्द के मारे स्वयं की चीख निकल गई। फिर वह शरण्या से बोला, ये
ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुमने मेरा हाथ क्यों काटा? पर स्वयं के चिल्लाने पर ध्यान न देकर शरण्या उसके हाथ को देख रही थी, जैसे कुछ कन्फर्म करने की कोशिश कर रही हो। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक वो उसके हाथ को देखती रही। स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह शरण्या से क्या कहे। वह बोलने की कोशिश करता, पर शरण्या गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरकर बिना कुछ बोले ही चुप करवा देती। धीरे धीरे शरण्या ने देखा कि स्वयं के जख्म पर खून बहना बंद हो गया और उसकी स्किन अपने आप ही हील होने लगी। ये देखते ही शरण्या के होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में स्वयं की हथेली का जख्म अपने आप भर गया। शरण्या हल्का सा घबरा गई और 4-5 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की अचानक घबराहट देखकर स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे उसे समझाए। वह 2 कदम आगे आया और बोला, देखो, मेरी बात सुनो। शरण्या ने स्वयं की तरफ देखकर डिसबिलीफ के साथ कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम नॉर्मल नहीं हो। अगर नॉर्मल इंसान होते, तो इतना बड़ा कंटेनर तुम अपने हाथों पर नहीं उठाते। जमीन में दफन मुझे वहां से ऐसे बाहर नहीं निकाल पाते, तुम इंसान नहीं हो। स्वयं, क्या हो तुम? सच सच बताओ मुझे। स्वयं कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। क्या उसे शरण्या को बता देना चाहिए? लेकिन ऐसे कैसे? अगर उसने उसे बता दिया, तो उसका राज खुल जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताया, तो शरण्या जान ही लगी, वैसे भी उसे सब कुछ पता चल ही गया है। स्वयं शरण्या से बोला, देखो, ऐसी बात नहीं है, मैं इंसान ही हूँ। शरण्या ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जैसे तुम हो। तुम्हारी पावर, तुम्हारा जख्मों का भरना, आम इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी पावर होती ही नहीं। सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम कोई इच्छाधारी जीव, कोई नाग, कोई भेदी, कोई भूत? भूत का नाम शरण्या ने थोड़ी शौक होकर लिया। शरण्या की बात सुनकर स्वयं हैरान हो गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। शरण्या, प्लीज समझो मेरी बात को। स्वयं करीब आने लगा। शरण्या ने तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, वहीं पर खड़े रहो, मेरे नजदीक मत आओ। बताओ, स्वयं। स्वयं के कदम वहीं पर रुक गए और उसने गहरी सांस ली। उसे शरण्या के पास जाकर उसे छूना था, उसे समझाना था कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो उसे घबरा भी रही थी, दूर भी हो रही थी, और सवाल पर सवाल भी कर रही थी। स्वयं कुछ सेकंड तक चुप रहा और सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। फाइनली उसने कहा, शरण्या, जैसा तुम सोच रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती। क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। पर मैं इंसान ही हूँ, कोई जानवर नहीं और ना ही कोई भूत, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। स्वयं की बात सुनकर शरण्या ने कहा, अगर ऐसा है तो ये सब क्या है? एक्सप्लेन करो मुझे, ठीक से एक्सप्लेन करो और सारी बातें सच सच बताना। स्वयं ने जवाब दिया, एक्चुअली मेरी बॉडी में कुछ डिफरेंट तरीके की पावर है और यह पावर्स मुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि इसके आगे स्वयं पोज ले लेता है और बोल नहीं पाता। शरण्या ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ कर कहा, क्योंकि क्या? स्वयं कुछ सेकंड तक चुप रहा। शरण्या के सवाल ने उसके अतीत के जख्मों को हरा कर दिया था। वह जख्म,
जो एक लंबे वक्त तक उसके सीने पर गहरे घाव की तरह उसे दर्द देते रहे। कभी चैन से सोने नहीं दिया, वह हमेशा डरता रहा। मुश्किल से उसने अपने डर पर काबू पाया और अपने दर्द को कंट्रोल में किया था। पर शरण्या के सवालों ने एक बार फिर से उसे अपने अतीत में धकेल दिया। वह अतीत, जो बहुत भयानक और खतरनाक था, किसी भी बच्चे के लिए। शरण्या ने कहा, चुपचाप मत खड़े रहो स्वयं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। स्वयं ने जवाब दिया, मेरे पास यह पावर इसलिए है क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे ऊपर एक साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मेरी बॉडी के जीन्स चेंज हो गए और मैं एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले उनसे अलग हो गया। थोड़ा ज़्यादा पावरफुल, पर मैं एक इंसान ही हूँ। स्वयं की बातें शरण्या को हैरान कर देने वाली थीं, और सच पूछो तो उसे स्वयं की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। शरण्या ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या मतलब है एक्सपेरिमेंट? बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, बकवास कर रहे हो तुम। झूठ बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम इंसान नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम जो भी हो, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ मेरे सामने आओ। शरण्या को घबराहट हो रही थी, पर वह अपनी हिम्मत बनाए हुए थी। स्वयं शरण्या की तरफ देखकर बोला, सीरियसली, मैं इतने वक्त से तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं कोई जानवर होता तो तुम्हें लगता है कि तुम अब तक यहाँ पर जिंदा होती। शरण्या ने जवाब दिया, हो सकता है कि तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो सकता है इंसानों की नज़र में ना आओ, इसलिए इंसान बनकर रह रहे हो। ये भी हो सकता है कि तुम कोई वैम्पायर हो। हाँ, वैम्पायर, ये हो सकता है। वे भी इतने ही पावरफुल होते हैं। उनकी हीलिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। शरण्या की बात सुनकर स्वयं ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ये लो। अब इसे मैं खून चूसने वाला चमगादड़ लगता हूँ। पागल हो गया मैं। तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। फिर मुझसे फालतू के सवाल कर ही क्यों रही हो, जब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करना। और अगर मैं बुरा होता, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। यही मारकर दफना दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अचानक स्वयं की बात सुनकर शरण्या की आंखें बड़ी हो गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। वह तुरंत किचन की तरफ गई और वहां पर गिरे चाकू को अपने हाथ में उठा लिया। उसकी हरकत देखकर स्वयं रिएक्ट करते हुए बोला, ये लड़की सच में पागल है। शरण्या ने चाकू को स्वयं की तरफ दिखाते हुए कहा, अगर तुम वाकई में वैम्पायर हो और अगर वाकई में तुम्हारा इरादा मुझे खत्म करने का है, तो मैं भी मरने से पहले तुम्हें खत्म करके ही मरूंगी। स्वयं के एक्सप्रेशंस भी अब इरिटेशन से भरे हुए थे। वह शरण्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा, तो करके दिखाओ मुझे खत्म। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे खत्म करोगी। स्वयं जैसे ही शरण्या के नज़दीक आया, उसने घबराहट में चाकू उठाकर स्वयं पर हमला करने की कोशिश की। पर स्वयं ने बिजली की गति से उसके हाथ को पकड़ लिया और एक झटके में उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद स्वयं ने शरण्या को पकड़कर अपने करीब, अपने सीने से चिपका लिया। शरण्या एकदम से हैरान हो गई, उसकी सांसें और धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। शरण्या की हरकत देखकर स्वयं ने अपने दांत पीसते हुए कहा,
शरण्या पांडे। मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझी? झटपटाना बंद करो वरना यही इसी वक्त खत्म कर दूंगा। वैम्पायर कहा ना तुमने? अभी तुम्हारी बॉडी से सारा खून पीकर उसे सिर्फ एक हार्ड मास की डेड बॉडी बनाकर छोड़ दूंगा। स्वयं की धमकी सुनते ही शरण्या के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने हिम्मत बनाए रखी और अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, जाने दो मुझे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रहूंगी। अब स्वयं को गुस्सा आ रहा था। जितना इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था, ये लड़की उतनी ही पागलपन से भरी बातें कर रही थी। शरण्या उसके हाथों में झटपटाहट कर रही थी। स्वयं ने उसके कंधों को जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। शरण्या चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही स्वयं ने अपने होठों को शरण्या के होठों पर रखा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शरण्या की आंखें फट गईं। वह जोर जोर से झटपटाने की कोशिश करने लगी, पर स्वयं ने उसके हाथों को अपने हाथों से और उसके पैरों को अपने पैरों से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। उसके नाजुक से शरीर को उसने इस कदर अपने हाथों में जकड़ लिया कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। शरण्या ने अपने दांतों से स्वयं के होठों को काटने की कोशिश की और वह इसमें कामयाब भी हो गई, मगर स्वयं ने इस बात की परवाह न करते हुए उसे किस करना जारी रखा। झटपटाते हुए शरण्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे गुस्सा आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी, डर भी लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 20 मिनट लगे स्वयं को शरण्या के ऊपर काबू पाने में। तकरीबन 20 मिनट तक वह उसे किस करता रहा और फाइनली धीरे धीरे उसके हाथों के मूवमेंट नॉर्मल हो गए और वह चुपचाप दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसकी धड़कनें और सांसें बहुत तेज हो गई थीं। उसने अपने होठों पर स्वयं के होठों की जेंटलनेस को महसूस किया और थोड़ा शांत हो गई। फाइनली उसे शांत देखकर स्वयं ने अपने होठों को उसके होठों से रिलीज किया और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। घबराहट अब भी शरण्या की आंखों में थी और साथ में कोल्डनेस भी। स्वयं ने शरण्या के चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मुझे किडनैप करके एक आदमी ने एक साइंटिस्ट को बेच दिया था। वह साइंटिस्ट कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था, वह भी छोटे बच्चों पर। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उसने मेरे साथ किया, और जब मेरे ऊपर वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैं वहाँ अकेला नहीं था। और भी बच्चे थे, जिनके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरी बॉडी के जीन्स पावरफुल थे, इसलिए वह एक्सपेरिमेंट को झेल गए और मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। मैं इंसान ही हूँ, बस एक अल्ट्रास बन चुका हूँ। शरण्या चुपचाप खड़ी होकर स्वयं की बातें सुनती रही। स्वयं ने उसे बहुत सारी बातें बताईं। धीरे धीरे पता नहीं क्यों, उसे स्वयं की बातों पर विश्वास होने लगा। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आने लगी, स्वयं खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक होता, तो उसकी जान बचाने के लिए खुद आगे नहीं आता, और वह भी एक बार नहीं, 2 बार। स्वयं ने उसकी जान बचाई थी, वह बुरा नहीं हो सकता। शरण्या को थोड़ा वक्त लगा ये सब डाइजेस्ट करने में। वह धीरे धीरे चीजों को समझने लगी। स्वयं ने सारी बातें बताने के बाद शरण्या की आंखों में देखते हुए कहा,
अभी अगर तुम वाकई में बाहर की दुनिया में जाकर यह सब कुछ बता देना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई बताना चाहता था। इसके बाद स्वयं शरण्या के हाथों को छोड़ देता है और वहां से हाल में चला जाता है। शरण्या कुछ सेकंड तक किचन में दीवार से लगी हुई खड़ी रहती है और स्वयं की बातों पर गौर करती है। फिर वह भी चलकर हाल में जाती है। स्वयं सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड थे। अतीत की यादों को याद करके एक अजीब सी थरथराहट थी उसके बदन में। शरण्या स्वयं से थोड़ा सा दूर होकर बैठ गई और बोली, कौन था वह आदमी? वो साइंटिस्ट। किसने तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? कितने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे उसने और वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चाहिए उसे? स्वयं ने शरण्या की तरफ देखा और कहा, मैं उसके बारे में सिवाय उसके नाम के और कुछ भी नहीं जानता। डॉक्टर ब्लैक नाम है उसका। कभी आज तक हमने उसकी शक्ल को नहीं देखा। वो हमेशा ही पर्दे के पीछे रहता है, अंधेरे में, कभी सामने नहीं आता। उसकी एक बहुत बड़ी लैब थी। बचपन की बातें हैं, ज्यादा क्लियर मुझे अब कुछ याद नहीं। पर मुझे सिर्फ इतना याद है कि हमें किसी ने बेच दिया था डॉक्टर ब्लैक को, ढेर सारे पैसों के बदले में। उस वक्त मैं बेहोश था, मगर फिर भी हल्का हल्का मुझे होश था, जबकि एक आदमी ने बहुत सारे पैसों के बदले में मुझे डॉक्टर ब्लैक को भेज दिया था। उसके बाद हमें उसकी लैब में लाया गया, जहां पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं वहां अकेला नहीं हूँ। बहुत सारे बच्चे थे। मैं बहुत सारे बच्चों को शीशे में बंद देखा। मुझे भी ऐसे ही शीशे में बंद किया गया था। तब बच्चों पर बहुत तरह के, बहुत ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ बच्चे तो पहले फेज में ही आउट हो गए, यानी कि शुरुआती एक्सपेरिमेंट में ही उनकी जान चली गई, क्योंकि उनकी नाजुक बॉडी एक्सपेरिमेंट के भयानक परिणाम को झेल नहीं सकती थी। मगर कुछ बच्चे, हम ऐसे भी थे जिनकी बॉडी उन परिणामों को झेल गई, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रखे। शरण्या हैरानी से स्वयं की बातें सुनते हुए बोली, सीरियसली? क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें खरीद और बेच रहे हैं? स्वयं ने शरण्या की तरफ देखकर कहा, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है, यहाँ सिर्फ चोर लुटेरे घूमते हैं? अरे, ये तो इस दुनिया का बाहरी चेहरा है। कम डरावना है, नॉर्मल है। मगर उसके अंदर, उसने सबसे भयानक चेहरे को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इस दुनिया में इतने गलत काम होते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे काम। शरण्या ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कितने वक्त तक वह तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे? स्वयं ने जवाब दिया, 3-4 साल तक। 3-4 साल तक उसने हमें शीशे में बंद रखा, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रहे। धीरे धीरे सैकड़ों बच्चों की संख्या, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट के फेज आगे बढ़ रहे थे, कम हो रही थी। और एक वक्त पर तो बहुत ही कम बच्चे बच गए थे, यही कोई 10-12 बच्चे। ये सुनकर शरण्या ने हैरान होते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब बाकी के सारे बच्चे मारे गए थे? स्वयं ने हाँ में सिर हिला दिया। शरण्या की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने स्वयं से पूछा, फिर तुम कैसे बचकर निकले वहां से? क्या उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया? शरण्या का सवाल सुनकर स्वयं ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें छोड़ा नहीं था। हम वहां से भागे थे, हम सिर्फ कुछ ही बच्चे उस लैब में मौजूद थे। स्वयं ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बीबी याद है?
मेरा बिग ब्रदर, मैंने तुम्हें बताया था कि बचपन में उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद वह मेरे लिए सब कुछ है। शरण्या ने हमें सिर हिला दिया। स्वयं ने कहा, बीबी भी उस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था, पर वो डॉक्टर ब्लैक का खास सब्जेक्ट था। वो बचकर निकलने वाला था। फिर पता नहीं क्यों उसे हमारे ऊपर बहुत तरस आया। वो वापस आया। हमें, यानी 3 बच्चों को, उसने वहां से निकाला और फिर उस लैब को वहीं बर्बाद करके हमें लेकर भाग गया। हमारे लिए उस वक्त वह किसी भगवान से कम नहीं था। शरण्या हैरान होकर स्वयं की सारी बातें सुनते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हारे जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वाले और भी लोग इस दुनिया में हैं। स्वयं ने जवाब दिया, हाँ, मुझसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल, इतने पावरफुल कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। ये सुनकर शरण्या सच में सोच में पड़ गई। उसने स्वयं से पूछा, मगर वह आदमी, डॉक्टर ब्लैक, ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या चाहिए उसे? क्या मिलेगा उसे इतने बच्चों की जान लेकर? और कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है वह तुम लोगों पर? इस बात पर स्वयं ने जवाब दिया, क्योंकि वह अमर होना चाहता है, इस दुनिया पर राज करना चाहता है। ये सुनकर शरण्या की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।